नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी मौजूदा हालात पर, पीएम मोदी और राहुल के बयान की, जेपी नड्डा के तल्ख तेवर की, जानेंगे बिहार में तीसरे मोर्चे की एंट्री से किसकी बढ़ेगी मुश्किल और एमपी में कौन बिगाड़ेगा बीजेपी कांग्रेस का खेल, और आखिर में बात सरकार के ऐलान पर सीबीआईसी की नाराजगी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में 30 जून को हो सकता है शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। कल दिल्ली जा सकते हैं मुख्यमंत्री। शिवराज ने केंद्रीय नेतृत्व से मिलने का मांगा है समय। सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाने वाले अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। बैंकिंग नियमन कानून 1949 में अध्यादेश के जरिए किया गया संशोधन। गुजरात में कांग्रेस छोड़ने वाले 5 विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघानी ने 5 पूर्व विधायकों को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। विधायकों के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को राज्यसभा की 1 सीट का हुआ था नुकसान। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की लोगों से अपील, कहा भगवान जगन्नाथ की वापसी की रथ यात्रा सफल बनाने में दें योगदान। माइक्रोसॉफ्ट ने किया ऐलान, दुनिया भर में अपने सभी फिजिकल स्टोर बंद करेगी कंपनी। ऑनलाइन स्टोर पर होगा कंपनी का फोकस। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं बढ़ते मामलों को लेकर राजनीतिक बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ स्वास्थ्य स्थिति को लेकर जहां विपक्ष सरकार पर हावी हो रहा है, सरकार को स्वास्थ्य मुसीबत से लड़ने में विफल बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम का बखान कर रहे हैं। साथ ही दूसरे देशों से भारत की स्थिति बेहतर होने का दावा भी कर रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले एक नजर एक रिपोर्ट पर। देश में अब मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत ने विकराल रूप धारण कर लिया है। रोजाना 15,000 से ज्यादा प्रभावित मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ती स्वास्थ्य मुसीबत के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का चलन बढ़ता दिख रहा है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी की मदद से भारत मजबूती से स्वास्थ्य मुसीबत से लड़ रहा है। पूर्णबंदी के कारण सरकार और लोगों द्वारा संचालित लड़ाई की पहल की वजह से भारत कई अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर है। भारत के ठीक होने की दर बढ़ रही है। अब और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लोगों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। एक तरफ मौजूदा मुसीबत को लेकर जहां पीएम मोदी देश की स्थिति को बेहतर बता रहे थे, तो वहीं आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को मुसीबत से लड़ने में विफल करार दे दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, स्वास्थ्य मुसीबत देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रही है। भारत सरकार की उसे हराने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्होंने मुसीबत के सामने घुटने टेक दिए हैं और वो स्वास्थ्य परेशानी के खिलाफ लड़ाई लड़ने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान ऐसे समय पर आया है जब केवल 6 दिनों में मौजूदा मुसीबत के मामलों में 1 लाख का इजाफा हुआ है। देश में समस्या से प्रभावित लोगों की संख्या 5 लाख को पार कर चुकी है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति बेहतर होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार की आंख खोलने का काम कर रहा है। ऐसे में अब इस मुसीबत के बीच सियासी पारा और कितना गर्माता है, ये देखना होगा। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, भले ही सरकार स्थिति बेहतर होने का दावा कर रही है, लेकिन हालात देखकर लग रहा है सरकार तो जैसे हाथ ही खड़े कर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की कॉन्फ्रेंस भी बिना सूचना दिए बंद कर दी गई। ये नजर आ रहा है कि सरकार अब लोगों से हकीकत छुपाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में राजीव जी, सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए या उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? क्योंकि सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है उससे तो ऐसा नहीं लग रहा। देखिए मीनाक्षी, जब से सरकार ने अनलॉक का ऐलान किया और मामले लगातार बढ़ने के बाद भी इस पर गंभीर चर्चाएं करने की जगह गैर जरूरी मुद्दों पर देश का ध्यान भटकाया, तभी जाहिर हो गया था कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। भारत में दूसरे देशों की तर्ज पर सरकार ने लॉकडाउन जैसे फैसले लिए और रोशनी करने और ताली बजाने की नकल भी पश्चिमी देशों को देखकर की गई। लेकिन वहां की परिस्थिति और भारत के हालात में जमीन और आसमान का फर्क है। चाहे बात स्वास्थ्य सुविधाओं की हो या सामाजिक सुरक्षा की या गरीबी अमीरी के भेद की, यूरोप के देशों और भारत में कोई तुलना ही नहीं है। यही कारण है मीनाक्षी कि हम बीमारी के मामले में अब बढ़ते बढ़ते चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। और अब भी सरकार हमें यह सोचकर खुश होने के लिए कह रही है कि हमारे यहां रिकवरी रेट ज्यादा है। यह किस किस्म का आशावाद है? क्या जान नहीं गई ये सोचकर जिंदगी की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं? क्या जिंदा रहने के लिए सही हालात होने जरूरी नहीं है? मोदी जी बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी ही उपाय है, लेकिन 130 करोड़ की आबादी में
में क्या हर परिवार के लिए इस दूरी को बनाए रखना आसान है? लोग किन मुश्किलों में रहते हैं, इसका अनुमान शायद सरकार को है ही नहीं, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच कांग्रेस ने लगातार तल्ख तेवर अख्तियार कर रखे हैं। स्वास्थ्य मुसीबत के साथ पड़ोसी मुल्क के साथ तनातनी और मोदी सरकार की कार्यशैली को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है, जिनका जवाब देने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आए। इस दौरान नड्डा कांग्रेस के सवालों के जवाब देने के बजाय उल्टा कांग्रेस से ही सवाल पूछते दिखे। क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, इस रिपोर्ट में देखिए। देश मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत से जूझ रहा है, पड़ोसी आंखें दिखा रहा है, और जब विपक्ष की हैसियत से कांग्रेस पार्टी ने सरकार से सवाल पूछे तो बीजेपी को ये सवाल जरा भी रास नहीं आए। सवालों का जवाब देने की बजाय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करते नजर आए। राजीव गांधी फाउंडेशन से लेकर पड़ोसी मुल्क की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रिश्तों को लेकर जेपी नड्डा ने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे। जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस पड़ोसी मुल्क की स्थिति के कारण सवालों से बचने की कोशिश न करे। सीमा पर जवानों की तैनाती और मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस से पूछा, कांग्रेस बताए उन्होंने सत्ता में रहते क्या क्या काम किए। राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल उठाते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम को ये स्वीकारना होगा कि देश के अहित में फाउंडेशन ने नियम की अवहेलना करते हुए फंड लिया। साथ ही जेपी नड्डा ने सवाल पूछा, आखिर फाउंडेशन का पड़ोसी मुल्क से क्या रिश्ता है और फाउंडेशन का पैसा प्राइवेट ट्रस्ट में क्यों लगाया गया। साथ ही फाउंडेशन की ऑडिट जांच कैग से कराने पर कांग्रेस की आपत्ति को लेकर भी जेपी नड्डा ने सवाल खड़े किए हैं। जेपी नड्डा ने सवाल पूछा कि आरसीईपी का हिस्सा बनने की क्या जरूरत थी और पड़ोसी देश के साथ हमारा व्यापार घाटा करीब 36 गुना कैसे बढ़ा। अब जेपी नड्डा तो कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं और कांग्रेस से सवाल पूछकर ही बीजेपी 2014 और फिर 2019 में सत्ता में आई थी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, आखिर बीजेपी कांग्रेस के 70 सालों के शासन पर सवाल उठाकर ही सियासी बिछात सजाती रहेगी या फिर कांग्रेस के सवालों का जवाब देना भी जरूरी समझेगी। अब एक तरफ जेपी नड्डा के सवालों से देश की सियासत गर्मा गई, तो वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार की राजनीति भी गर्माई हुई है। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीत के दावे कर रहा है, तो वहीं विपक्षी महागठबंधन बिखरता दिख रहा है। इसी बीच अब विधानसभा चुनाव में एनडीए को शिकस्त देने के लिए राज्य में तीसरा मोर्चा बन गया है। पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने आज पटना में थर्ड फ्रंट की घोषणा की, जिससे एनडीए के साथ ही साथ महागठबंधन की भी मुसीबत बढ़ना तय है। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी दल कमर कसने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैलियों के माध्यम से जनता तक पहुंचने की कवायद में जुटी है, तो राज्य की बाकी पार्टियां भी लोगों तक पहुंचने के लिए अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने राजधानी पटना में एक नए मोर्चे का ऐलान कर सियासी पारा चढ़ा दिया है। पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने आज बिहार की राजधानी पटना में तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये भविष्य तय करेगा कि हम लोग पहले हैं या तीसरे हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि बिहार को बदलने में नीतीश सरकार फेल है। सिन्हा ने कहा कि बिहार की स्थिति क्या है वो आपके सामने रख रहा हूँ। मानव विकास में 27 साल में निचले स्तर पर है। बिहार आज सारे प्रदेशों में गरीब है। हर साल 40 लाख लोग बिहार से दूसरे राज्यों में जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर है। सिन्हा ने कहा, हाल के दिनों में ये देखा गया कि पूर्णबंदी के दौरान फंसे लोग कैसे और किस तरह से पैदल अपने गांव आए। ये दुखद था। बिहार के गौरव को कैसे वापस लाया जाए, इसको लेकर रणनीति बनानी है। वहीं आपको बता दें, ये मोर्चा महागठबंधन के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। वैसे भी विपक्षी महागठबंधन की परेशानी तो पहले ही बढ़ी हुई है। गठबंधन के छोटे दलों ने कांग्रेस के आग्रह पर आरजेडी को 7 दिनों का समय दिया है, ताकि गठबंधन के भीतर एक समन्वय समिति का गठन किया जा सके। साथ ही कहा है कि अगर वो ऐसा करने में विफल रहती है तो वो अपने सारे विकल्प खुला रखेंगे। ऐसे में अब यशवंत सिन्हा का तीसरा मोर्चा चुनावी मैदान में उतरकर किसे कितना नुकसान पहुंचाता है, ये देखना होगा। वाकई बिहार की सियासत में तीसरे मोर्चे की एंट्री से विधानसभा चुनाव का दिलचस्प होना तय है। वहीं देखने लायक तो मध्य प्रदेश का माहौल भी है, जहां शिवराज सरकार के भविष्य और कमलनाथ सरकार की वापसी की उम्मीद उपचुनाव पर टिकी है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों का खेल बिगड़ सकता है। आखिर वो कौन है जो दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए।
मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के लिए हर एक सीट जरूरी है। लिहाजा दोनों ही पार्टियां एक एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए सियासी बिसात बिछाने में जुटी हैं। लेकिन दोनों दलों के समीकरण बिगड़ने के आसार भी इस बार उपचुनाव में खूब बन रहे हैं। दरअसल टिकट की दावेदारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में खूब रस्साकशी देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियों में बगावत के आसार बन रहे हैं और अगर हालात ऐसे ही रहे और कुछ सीटों पर दोनों पार्टियों से नाराज नेता अगर निर्दलीय के रूप में ताल ठोकते नजर आए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगड़ सकता है। टिकट न मिलने पर अपनी पार्टी से किनारा करके निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का चलन बहुत पुराना है। अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी से तो कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए नेताओं को टिकट मिलना तय है। अगर पार्टी एक दो सीटों पर बदलाव भी करती है तो भी ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं। लिहाजा पार्टी में टिकट न मिलने से नाराज नेता या तो निर्दलीय के रूप में ताल ठोक सकते हैं या फिर टिकट मिलने की उम्मीद में कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस असंतुष्ट बीजेपी नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। ऐसे में कांग्रेस खेमे से भी टिकट मिलने की उम्मीद में आस लगाए बैठे बहुत से दावेदारों की उम्मीद टूटनी तय है। खबर है कि दोनों ही पार्टियों से कई दावेदारों ने तो अपने समर्थकों को चुनावी तैयारी में भी लगा दिया है। ऐसा भी नहीं है कि पार्टी से किनारा कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने के बाद बागी विरोधी पार्टी को लाभ पहुंचाते हैं। कई बार उनकी मजबूती अपनी पार्टी को भी लाभ पहुंचा देती है। कुल मिलाकर उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव को लेकर बनने वाले तमाम समीकरण किस पार्टी के लिए सटीक बनते हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार बरकरार रहती है या फिर कमलनाथ वापसी करते हैं। अब मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन सत्ता पर काबिज होगा, इसका सभी को इंतजार है। वहीं इंतजार तो उत्तर प्रदेश के छात्रों को भी था रिजल्ट का, जो आज खत्म हुआ। जी हां, आज यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज परीक्षा के नतीजे जारी किए। तो किसने मारी यूपी बोर्ड में बाजी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का आज ऐलान कर दिया है। इस परीक्षा में इस साल 56 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा की। कक्षा 12वीं में अनुराग मलिक ने 97 अंक हासिल किए और कक्षा 10वीं में रिया जैन ने 96.67% अंक हासिल कर टॉप किया। जिन छात्रों ने परीक्षा दी है वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है, योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में अव्वल आने वाले 20 छात्रों को 1 लाख रुपए नकद और लैपटॉप दिया जाएगा और उनके घर तक के लिए सरकार पक्की सड़क बनवाएगी। इस साल 10वीं में 83.31% और 12वीं में 74.63% छात्र पास हुए हैं। वहीं पिछले साल 70.2% छात्रों ने कक्षा 12वीं और 80.7% छात्रों ने कक्षा 10वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षा पास की थी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, इस साल के नतीजे पिछले साल से काफी बेहतर हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए ट्विटर पर अपना एक वीडियो अपलोड किया है। इस साल 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए छात्र कुल 30,32,632 छात्र यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 3 मार्च 2020 तक आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 12 दिनों में समाप्त हो गई थी। इस साल कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे छात्र कुल 25,86,440 छात्र यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 6 मार्च 2020 के बीच आयोजित हुई थी। वहीं रिजल्ट जारी होने के बाद 3 दिनों के भीतर छात्रों को मार्कशीट मिलेगी। मार्कशीट को क्षेत्रीय कार्यालयों, फिर जिला प्रमुखों और विद्यालयों को भेजा जाएगा, जो आगे सुनिश्चित करेंगे कि वो छात्रों तक पहुंचाई जाए। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार के ऐलान पर सीबीआईसी की नाराजगी की। देश में लागू पूर्णबंदी के दौरान कारोबारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था, लिहाजा सरकार ने कारोबारियों को राहत देते हुए 24 जून 2020 तक लेट फीस से छूट दी थी, जिसको लेकर अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहना है बोर्ड का, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए लागू की गई पूर्णबंदी के दौरान आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से चरमरा गई थी। कारोबारियों को पूर्णबंदी के दौरान बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से कारोबारी परेशान थे। सरकार से उचित नीति बनाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक अहम फैसला लिया था, जिसके तहत 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली इकाइयों को फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के लिए जीएसटीआर 3B रिटर्न 24 जून तक भर दिए जाने पर लेट फीस से छूट दी गई थी। लेकिन अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने
सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। इसे अन्यायपूर्ण फैसला बताया है। सीबीआईसी का कहना है कि विलंब शुल्क से पूरी तरह से छूट देना उन करदाताओं के साथ अन्याय है जिन्होंने फरवरी, मार्च और अप्रैल जीएसटी की बिक्री रिटर्न समय सीमा के भीतर भर दी है। साथ ही सीबीएसई ने कहा है कि विलंब शुल्क से छूट इस शर्त पर दी गई थी कि रिटर्न निर्धारित तारीख तक भर दिया जाएगा। आपको बता दें, बिक्री रिटर्न महीने की 20 तारीख तक फाइनल करना होता है। इसके बाद फाइल करने पर लेट फीस लगती है। सीबीआईसी तो सरकार के फैसले को अन्यायपूर्ण बता रही है, लेकिन आपको बता दें कि बीते 12 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी एक अहम फैसला लिया गया था, जिसके तहत अब 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले छोटे कारोबारी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगने वाला ब्याज आधा देंगे। अब इसकी दर 9% रहेगी। ये नियम फरवरी, मार्च और अप्रैल के रिटर्न दाखिल करने के लिए लागू है। ब्याज पर छूट का लाभ कारोबारियों को तभी मिलेगा जब सितंबर 2020 तक रिटर्न दाखिल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने मई, जून और जुलाई के लिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी सितंबर तक बढ़ा दी है। इसके लिए कोई ब्याज या लेट फीस नहीं लगेगी। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए टीबी लाइव। नमस्कार।